हाय व्हाट्सअप एवरीवन, आई एम रिमिता। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है द डेविल्स रिजेक्ट, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और ये रिलीज हुई थी 2005 में। इसका फर्स्ट पार्ट हाउस ऑफ थाउजेंड कॉर्प्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉब ज़ॉम्बी ने और IMDb पे इसको रेटिंग मिली है 6.8 की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है उन लड़कियों की फोटो दिखाते हुए जो लापता हो गई थी। आपको याद होगा, डेनिसी के पिता वहाँ पुलिस के साथ पहुंचे थे और हेलोवीन सैक्रिफाइस के 7 महीने बाद अब उसी घर में पुलिस वापस आती है जहाँ पे डेनिसी और उसके फ्रेंड्स मरे हुए मिले थे। उन्हें पता लगता है कि इस फैमिली ने अभी तक 75 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस ने फायरफ्लाई के घर को घेर लिया है। फायरफ्लाई की फैमिली के घर के आसपास के लोग पिछले कुछ सालों से गायब हो रहे थे। इस फैमिली को पकड़वाने के लिए रे और शेरिफ जॉन क्विंसली वाइडल आते हैं। शेरिफ जॉन वाइडल उन्हें वार्निंग देते हैं कि पूरी फैमिली खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन ये फैमिली सरेंडर नहीं करना चाहती और पुलिस की टीम काउंटिंग शुरू कर देती है। 3 गिनते ही पुलिस की टीम उन पे हमला बोल देती है और ये क्रिमिनल फैमिली उनका सामना गन से करती है, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस हमले में 4 पुलिस वाले मारे जाते हैं। वाइडल इनके घर के अंदर आंसू गैस छोड़ने के लिए कहता है और पुलिस टीम घर के अंदर जाती है, जहां हमले के दौरान रूफस मर जाता है और फायरफ्लाई को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ओटिस और बेबी नाले के रास्ते भाग जाते हैं और रास्ते में एक औरत का खून करके उसकी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। पुलिस इनके घर की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें इंसानों के कटे हुए सर सड़ी हुई हालत में मिलते हैं, जिनको ऑर्नामेंट्स की तरह रखा गया था, और कुछ बॉडी पार्ट्स फ्रिज में रखे होते हैं। उन्हें उस घर के नीचे सड़ी हुई लाशों से भरा एक कब्रिस्तान मिलता है। ऑफिसर रे को उस घर में एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें कुछ फोटोज थी। इसमें हम स्पॉल्डिंग की फोटो भी देखते हैं, जिसको देख के जॉन वाइडल उसको पहचान लेता है, क्योंकि स्पॉल्डिंग एक क्रिमिनल रह चुका था। इधर स्पॉल्डिंग अय्याशी कर रहा था। वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास था जब उसे एक कॉल आता है और ये कॉल बेबी का था। यहाँ में पता लगता है कि कैप्टन स्पॉल्डिंग बेबी का पिता है और फायरफ्लाई उसकी पत्नी है। बेबी कैप्टन स्पॉल्डिंग यानी अपने पिता को बताती है कि वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए, क्योंकि पुलिस ने फायरफ्लाई को पकड़ लिया है और उनको बेबी की फैमिली के बारे में सब कुछ पता लग गया है। ये सुनने के बाद स्पॉल्डिंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस करता है। उसे स्पॉल्डिंग का कॉल आता है। स्पॉल्डिंग चार्ली से कहता है कि वो उसके पास आ रहा है क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में है और स्पॉल्डिंग को छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। जैसा स्पॉल्डिंग वैसा उसका बेस्ट फ्रेंड, एक क्रिमिनल और दूसरा प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस चलाने वाला। इधर बेबी और ओटिस एक मोटेल पहुंचते हैं, जहां ओटिस कार में रुकता है और बेबी वहां एक आदमी से मिलती है जो कि बैंजो एंड सुलिवन नाम से एक बैंड चलाता है और वो उस बैंड का हेड था। ये आदमी था रॉय। बेबी उससे फ्लर्ट करती है ताकि उसका ध्यान ओटिस से हटा सके। तभी पीछे से ओटिस आता है और रॉय को उसके रूम में ले जाता है। अब बेबी और ओटिस ने उन लोगों को कैदी बना लिया था। उस रूम में थे रॉय की पत्नी ग्लोरिया, एडम और उसकी पत्नी विंडी। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और रॉय का एक दोस्त ड्रिंक्स लेके आता है और बेबी उसे अंदर बुला लेती है। इनके साथ रॉय का एक और दोस्त आया था जिसका नाम था जिमी, और ये रॉय के दोस्त जिमी को मार डालते हैं। बेबी रॉय को रिझाने के लिए उसके सामने गंदी हरकतें करना शुरू कर देती है। जब ओटिस रॉय से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसपे रॉय कहता है कि वो एक शादीशुदा आदमी है। इन भाई साहब को अब याद आया कि ये शादीशुदा है, जो कि कुछ देर पहले बेबी से फ्लर्ट कर रहे थे। रॉय के मुंह से बात सुनने के बाद बेबी और ओटिस उस पे हंसते हैं। इसके बाद ओटिस रॉय की पत्नी को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी वैसा ही करे जैसा ओटिस कहता है, वरना वो उनमें से किसी एक को मार देगा। रॉय की पत्नी ग्लोरिया ओटिस की बात मान जाती है। ओटिस उसकी पत्नी के साथ गंदी हरकतें करता है और उसको सेक्सुअली हैरिस करता है। ये देख के रॉय का सर शर्म से झुक जाता है। वो जानता था कि वो ओटिस को नहीं रोक सकता, क्योंकि ओटिस एक पागल और सनकी था जो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। रॉय की पत्नी ग्लोरिया को सेक्सुअली हैरिस करने के बाद ओटिस उसको वहीं छोड़ देता है और अपनी बहन को ग्लोरिया और विंडी पे नजर रखने के लिए छोड़ जाता है और एडम और रॉय को अपने साथ ले जाता है। कैप्टन स्पॉल्डिंग ने एक औरत की कार छीन ली थी और कार लेके वो भाग जाता है। फायरफ्लाई वाइडल की कस्टडी में थी, जहां वाइडल फायरफ्लाई से उसके ठिकानों के बारे में पूछताछ करता है। फायरफ्लाई बोलती है कि उन लोगों ने वाइडल के भाई जॉर्ज को तड़पा के मारा था। जॉर्ज वाइडल वही पुलिसमैन था जिसे हमने पार्ट 1 में फायरफ्लाई के हाथों मरते हुए देखा था, और वो जॉन वाइडल का छोटा भाई था। ये सुन के वाइडल अपना आपा खो देता है और फायरफ्लाई का गला दबा के उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं और वाइडल को रोक लेते हैं।
वाइडल सपने में अपने भाई जॉर्ज को देखता है जो उससे कहता है कि उसे उसकी मौत का बदला लेना होगा। ये सपना देखने के बाद वाइडल फायरफ्लाई के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमको भी मैं वैसे ही तड़पा के मारूंगा जैसे तुमने मासूम लोगों को मारा था। ये कहने के बाद वो फायरफ्लाई को चाकू मार के उसका खून कर देता है। उधर ओटिस एडम और रॉय को एक सुनसान जगह ले जाता है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए एडम और रॉय भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओटिस रॉय को मार डालता है और एडम से कहता है कि तुम्हें मैं अलग तरह की मौत दूंगा। आखिर ओटिस एडम को कौन सी अलग तरीके की मौत देगा? इसके बाद हम देखते हैं कि विंडी बेबी से वॉशरूम जाने के लिए कहती है, पर बेबी एक शर्त रखती है कि विंडी ग्लोरिया को एक थप्पड़ मारे, और विंडी ग्लोरिया को थप्पड़ मार देती है। तब बेबी उसे वॉशरूम जाने की परमिशन दे देती है। वॉशरूम में जाके विंडी मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज बेबी सुन लेती है और कहती है कि विंडी ऐसा ना करे क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी ग्लोरिया को वहाँ पड़ी गन मिल जाती है और ग्लोरिया वो गन बेबी की तरफ तान देती है, लेकिन तभी बेबी ग्लोरिया को चाकू मार देती है। वेंडी बाथरूम से बाहर मदद मांगने के लिए भाग गई थी और रास्ते में वो स्पॉल्डिंग से टकरा जाती है। वेंडी के लिए सिचुएशन पीछे कुआं और आगे खाई जैसी थी। स्पॉल्डिंग वेंडी को उसके रूम तक वापस लाता है। स्पॉल्डिंग बेबी से आके पूछता है कि ओटिस कहाँ है। तभी ओटिस एडम का चेहरा पहन के आ जाता है। ओटिस ने एडम को मार के उसके चेहरे की खाल निकाल ली थी और यही वो अलग तरीके की मौत थी जो ओटिस ने एडम को दी थी। अब ये क्रिमिनल फैमिली वेंडी को उसके हस्बैंड एडम के चेहरे की खाल पहना के वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रूम सर्विस वाली लेडी आती है जहाँ उसे वॉशरूम में ग्लोरिया और जिमी की लाश मिलती है और दीवारों पे खून से लिखा हुआ था। उसे वहाँ वेंडी भी मिलती है, जिसे देख के वो लेडी डर के मारे भाग जाती है। वेंडी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही थी जब एक ट्रक सामने से आता है और उसको कुचल देता है और वेंडी वहीं मर जाती है। इधर क्राइम स्पॉट पे पुलिस पहुंचती है जहां वाइडल रूम सर्विस वाली लेडी को उस क्रिमिनल फैमिली की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इन लोगों को देखा है, लेकिन वो लेडी मना कर देती है कि उसने इन लोगों को नहीं देखा। अब वाइडल दो आदमियों के पास जाता है जो हंटर्स थे, जिनको अनहोली 2 कहा जाता है, जो कि हैं रैंडो और बिली। वाइडल उनसे एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है जिसका नाम था वुल्फ जे राइली, जो कि एक कोड वर्ड है। इधर ओटिस, बेबी और कैप्टन स्पॉल्डिंग चार्ली के ठिकाने पे मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं और चार्ली उन्हें अपनी जगह में छुपने की इजाजत दे देता है। वो 2 हंटर्स वाइडल को बताते हैं कि उन्हें वुल्फ जे राइली का पता लग गया है। वाइडल चार्ली का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि चार्ली इस क्रिमिनल फैमिली को वाइडल के हवाले कर दे, क्योंकि वाइडल जानता है कि वो फैमिली चार्ली के पास है। अगर चार्ली ने ऐसा नहीं किया तो वाइडल उसे मार डालेगा और चार्ली अपनी जान बचाने के लिए वाइडल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम वाइडल को देखते हैं जो बिली और रोंडो से मिलता है और ये लोग उसी रात प्लान को अंजाम देने वाले थे। चार्ली की मदद से द अनहोली 2 यानी बिली और रोंडो चार्ली की जगह पे पहुंच जाते हैं जहां ओटिस, बेबी और स्पॉल्डिंग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। बिली और रोंडो बेबी और ओटिस को पकड़ लेते हैं। वहाँ वाइडल भी मौजूद था जो स्पॉल्डिंग के पैर पे गोली मार देता है और अब वाइडल इन तीनों को उनके घर ले जाता है और अब शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला, जहाँ वाइडल इन तीनों को टॉर्चर करता है क्योंकि इस क्रिमिनल फैमिली ने वाइडल के छोटे भाई को मारा था और कई मासूमों की जान ली थी। उसी दर्द का एहसास वाइडल इन तीनों को करवाना चाहता था। कुछ देर बाद वाइडल बेबी को भगा देता है। वो चाहता था कि बेबी जान बचाने के लिए भागे। वहीं ओटिस और स्पॉल्डिंग को उनके घर में बांध के आग लगा दी थी और अब वाइडल बेबी को मारने के लिए उसका पीछा करता है। वाइडल बेबी को मार पाता उससे पहले ही टाइनी आके वाइडल का गला तोड़ देता है और उसको मार डालता है। बेबी टाइनी को बताती है कि उसका घर चल रहा है जिसमें ओटिस और स्पॉल्डिंग बंधे हैं। टाइनी घर में जाके ओटिस और स्पॉल्डिंग को बाहर निकाल लेता है। टाइनी ने उन तीनों को बचा लिया था। टाइनी इनके परिवार का ही हिस्सा था, लेकिन टाइनी के बारे में पुलिस को कोई भी खबर नहीं थी। ये तीनों अपने साथ टाइनी को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टाइनी जाने से मना कर देता है और जलते हुए घर में चला जाता है। अब ये क्रिमिनल फैमिली वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में पुलिस इनको घेर के खड़ी थी और सारी बंदूक इस क्रिमिनल फैमिली की तरफ तनी हुई थी। ये फैमिली कार चला के यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस इन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और इस क्रिमिनल फैमिली की मौत हो जाती है। और बस यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ये फैमिली एक डेविल ही थी जिसने अनगिनत बेगुनाहों को मार डाला था। वाइडल ने रोंडो और बिली को जिस रॉस जे राइली को पकड़ने के लिए कहा था, वो इस क्रिमिनल फैमिली को पकड़ने के लिए एक कोड वर्ड था। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मूवी द डेविल्स रिजेक्ट को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं एंड आई एम श्योर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड पे लेके जाऊंगी।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।